हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और परीक्षा वाणी का हम लोगों ने अभी अध्याय नंबर 10 किया है और इसके साथ में हम लोग अध्याय नंबर 14 को अब लेकर चलते हैं, जो ऊर्जा संसाधन का टॉपिक है। यहाँ से भी प्रश्न आपके बार बार उठे हैं पेपर के लिए, तो यहाँ से जो प्रश्न महत्वपूर्ण बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग देख कर चलेंगे। और जैसे कि आपको बताया था हम लोगों ने कि इस सप्ताह में हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड की करंट अफेयर्स के लेक्चर आपको दे देंगे। तो आपकी उत्तराखंड की करंट अफेयर्स जो 2024 की है, मंत्रिमंडल है 2023 का है, तो लगभग हम लोग इस सप्ताह में आपका ऐड करके दे देंगे। यहाँ पर इस सप्ताह से लेकर अगले सप्ताह तक बिल्कुल ऐड कर देंगे आपकी आबकारी के लिए भी। और आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम लोग देखें, एक पेपर और भी है अपर पीसीएस, उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, जो हम लोग देखकर चले करंट अफेयर्स का टॉपिक आपका उत्तराखंड से। तो हम लोग मंत्रिमंडल भी आपका जो उत्तराखंड से रिलेटेड है सब कुछ हम लोग इसमें आपको दे देंगे। तो आप लोग ध्यान रखना जरा, हम लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पर जो आपके उत्तराखंड सब्जेक्ट पर अभी काम कर रहे हैं और इसी के साथ में अदर सब्जेक्ट भी हम आपके लेकर चलेंगे, अभी जल्दी में ही आपका काम करेंगे उन पर जरा हम लोग। तो देखिए अध्याय नंबर 14 को हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है ऊर्जा संसाधन, इसमें से क्या प्रश्न पेपर के लिए बनेंगे उन सब बातों को आप लोग अंडरलाइन करना, बाकी सब चीजें आप लोग छोड़कर चलना। आप लोग ट्रस्ट रखना, बिल्कुल ट्रस्ट रखकर चलना। आप लोगों को जो भी अंडरलाइन करवाएंगे वो बिल्कुल सटीक अंडरलाइन करवाएंगे किताब से, बाकी चीजें आप लोग छोड़ देना। आप लोग किताब को चेक भी कर लेना, पेपर के साथ में मिलाकर देख लेना आप लोग जरा। तो देखिए जरा यहाँ पर लिखा है, किसी देश या प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत अवयव है। तो हमारा अध्याय नंबर 14 आपका ऊर्जा संसाधन से रिलेट है, तो हम लोग इसी को देखेंगे जरा, अध्याय नंबर 14 को। इसमें लिखा है आपके, किसी देश या प्रदेश के सर्वांगीण चारों ओर के विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत अवयव है या अंग है। तो किसी भी देश के या प्रदेश के विकास के लिए ऊर्जा एक महत्वपूर्ण अंग है, हमें देखकर चलना ऊर्जा को। आज जरा ऊर्जा से संबंधित क्या प्रश्न पेपर में बनते, तो देखो जरा। वर्तमान में ऊर्जा के विद्युत रूप का विशेष महत्व है। ऊर्जा के इस रूप को हम कोयले से, खनिज तेल से, आणविक खनिज से, प्राकृतिक गैस और जल से आदि पारंपरिक स्रोत। पहला प्रश्न यही है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन से? कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस और जल। पेपर में कभी भी आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पारंपरिक स्रोत है और कौन सा यहाँ पर गैर पारंपरिक स्रोत है ऊर्जा का। तो यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस और जल, ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है। इसी के साथ में सूर्यतप, पवन गैस है, बायोगैस, समुद्री ज्वार, भूताप और अवशिष्ट कचरे, ये आदि गैर परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा के गैर परंपरागत में कौन है? सूर्यतप, पवन गैस, बायोगैस, समुद्री ज्वार, भूताप और अवशिष्ट कचरे, ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। कोयला, खनिज तेल, आणविक खनिज, प्राकृतिक गैस और जल, ये पारंपरिक स्रोत। दोनों को याद रखना, इंपोर्टेंट पर्सन है जो आपको बताकर चले किताब में हम लोग जी। अब आगे चलो जरा, आगे क्या हम लोग देखेंगे इसमें, आइए जरा देखो जरा। हमारे उत्तराखंड में खनिज, कोयला, पेट्रोल आदि की कमी है। आदि की कमी होते हुए भी जल का अपार भंडार है। जल बहुत ज्यादा है हमारे उत्तराखंड में, खनिज तेल, कोयला, पेट्रोल आदि कमी है, लेकिन जल अधिक होने के कारण, जिस कारण से जल विद्युत की व्यापक संभावना है। तो जल विद्युत अधिक तैयार हो सकती है हमारे यहाँ पर, क्योंकि जल बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आगे देखो जरा, यहाँ पर जरा आइए जरा पॉइंट पर। कोई भी अन्य राज्य भारत का या केंद्र यहाँ पर जी द्वारा स्थापित किसी परियोजना से राज्य को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली निःशुल्क मिलती है। प्रश्न देखो जरा, यदि हमारे देश का कोई भी राज्य या केंद्र सरकार हमारे उत्तराखंड में कोई विद्युत प्लांट लगाएंगे, तो उस विद्युत प्लांट से जो भी बिजली मिलेगी वो 12% बिजली हमारे उत्तराखंड को रॉयल्टी के रूप में निःशुल्क मिलेगी। तो हमारे यहाँ पर विद्युत पर कितनी रॉयल्टी है? 12% रॉयल्टी के रूप में हमें विद्युत निःशुल्क प्राप्त होगी अपने उत्तराखंड में, यदि केंद्र सरकार या कोई भी राज्य हमारे यहाँ पर क्या है जी, विद्युत प्लांट लगाएगा। अब आइए जरा आगे, जो पॉइंट मुख्य है पेपर के लिए केवल वहीं पर काम करनी है हमें। देखिए जरा, ऊर्जा नीति अंडरलाइन करेंगे। ऊर्जा नीति को ऊर्जा नीति में पढ़ेंगे क्या? ऊर्जा नीति के तहत यहाँ पर प्रश्न है अभी ध्यान देखो जरा। परियोजनाओं को, राज्य की विद्युत परियोजनाओं को राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्षता
और नियंत्रण में संचालित किया जाता है। प्रश्न क्या है, उत्तराखंड की जो विद्युत परियोजनाएं हैं, उत्तराखंड की विद्युत परियोजनाओं को कौन संचालित कर रहा है, किसके नियंत्रण में है? राज्य ऊर्जा निगम और नेशनल पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्षता में नियंत्रित और संचालन किया जाता है नेशनल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। एनटीपीसी, नेशनल पावर कॉरपोरेशन है, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के माध्यम से उत्तराखंड की परियोजनाओं को नियंत्रित और संचालित किया जाता है और राज्य ऊर्जा निगम के माध्यम से संचालित किया जाता है। आइए जरा आगे देखो जरा, एक पर्सन और अंडरलाइन करेंगे आगे। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से रुड़की में, किच्छा में और पिथौरागढ़ में, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ में 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। 3 नए सब स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। रुड़की, किच्छा और पिथौरागढ़ में 3 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे, जिससे राज्य का अपना स्वतंत्र ग्रिड बन सके। तो उत्तराखंड का एक स्वतंत्र ग्रिड बनाने के लिए रुड़की, किच्छा, पिथौरागढ़ में 3 नए सब स्टेशन बनाए जाएंगे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सहयोग से। आगे देखो जरा, ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए, ऊर्जा नीति को चलाने के लिए एक सदस्य विद्युत नियामक आयोग का गठन किया जाएगा। तो उत्तराखंड में एक सदस्य विद्युत नियामक आयोग हम लोग देखेंगे यहां पर गठित हुआ है। पहला प्रश्न यह है कि उत्तराखंड में विद्युत नियामक आयोग कितने सदस्य है, तो अंडरलाइन करेंगे एक सदस्य है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग एक सदस्य है यहां पर। अब आइए आगे जरा प्रश्न को देखते रहे, जहां पर बता रहे केवल वहीं पर अंडरलाइन करें किताब में। 25 मेगावाट तक की परियोजना को लघु परियोजना कहा है। उत्तराखंड में 25 मेगावाट तक की विद्युत परियोजना को लघु परियोजना का दर्जा और 25 मेगावाट से अधिक परियोजना को बड़ी परियोजना में शामिल किया गया है। तो उत्तराखंड में लघु परियोजना कौन से कितने मेगावाट तक है, तो 25 मेगावाट तक परियोजना लघु परियोजना उत्तराखंड में और 25 मेगावाट से अधिक बड़ी परियोजना है यहां पर उत्तराखंड में। आइए जरा आगे, नवीनीकरण ऊर्जा नीति 2008 की है। नवीनीकरण ऊर्जा नीति कब की है, 2008 की हम लोग देखकर चलें। 29 जनवरी 2008 को नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई। तो नवीकरण ऊर्जा नीति कब की, पहला प्रश्न यही बनेगा। 29 जनवरी 2008 की है नवीकरण ऊर्जा नीति। और इसमें क्या हुआ, इस नीति में 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं को स्थानीय लोगों को आवंटित या बांटा गया है। नवीकरण ऊर्जा नीति के तहत 25 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजना स्थानीय लोगों को बांटी गई है। यहां पर ध्यान रखेंगे नवीकरण ऊर्जा नीति कब की है, 29 जनवरी 2008 की है। और देखो 5 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजना पर 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट दी जाएगी। मतलब कोई भी रॉयल्टी हम लोग देखकर चले, कोई भी विद्युत प्लांट 5 मेगावाट से कम का लगा रहा है यदि, तो 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट मिलेगी। लेकिन उसके बाद 18% रॉयल्टी हम लोग लेंगे उत्तराखंड वाले। तो देखकर चले, यदि राज्य कोई भी राज्य यहाँ पर या केंद्र सरकार 5 मेगावाट से कम विद्युत का प्लांट लगा रहे तो 15 वर्षों तक रॉयल्टी में छूट दे देंगे, लेकिन 15 वर्षों के बाद 18% वहां से रॉयल्टी ली जाएगी। ये देखा हमने। नवीकरण ऊर्जा नीति कब की, इंपोर्टेंट लाइन है। आइए जरा आगे नेक्स्ट देखिए पॉइंट पर, पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब की है, बहुत इंपोर्टेंट है। ये जो है यहाँ पर जंगलों में आग लग रही है, चीड़ के वृक्षों से यहाँ पर जी पिरूल या चीड़ की पत्तियों से आग लगाई जा रही है, इसलिए आग लग रही, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अभी उत्तराखंड में। यहाँ पर जी कुछ फॉरेस्ट गार्ड है, जंगल में आग के दौरान में बिल्कुल वहां पर मृत्यु हो चुकी है, झुलस चुके हैं, ऐसे बहुत से जीव मारे गए हैं। तो यहाँ पर देखो उन सब चीड़ की पत्तियों को इकट्ठी करके अब यहाँ पर देखो क्या है जी, ऊर्जा या विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। तो पिरूल आधारित ऊर्जा नीति कब की है, इंपोर्टेंट लाइन है, पिरूल या चीड़ की पत्तियां, अंडरलाइन करेंगे। पिरूल या चीड़ की पत्तियां और अन्य बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन की एक नई पहल या नीति राज्य सरकार द्वारा 3 अगस्त 2018 में लाई गई। अंडरलाइन करेंगे, पिरूल ऊर्जा नीति कब की है या चीड़ की पत्तियों से ऊर्जा नीति कब की है, 3 अगस्त 2018 की है। आगे देखो जरा, राज्य के कुल वन क्षेत्र के 16.36% या 4 लाख हेक्टेयर में, अंडरलाइन करेंगे, उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्रफल के
कुल वन क्षेत्रफल के 16.36% पर या 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चीड़ के वृक्ष पाए गए हैं। चीड़ के वृक्ष उत्तराखंड में कितने वन क्षेत्रफल है? 16.36% या 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चीड़ के वन है, जिनसे प्रतिवर्ष 15 लाख मीट्रिक टन पिरूल जनित होता है। पिरूल निकलता है 15 लाख मीट्रिक टन प्रत्येक वर्ष जी। तो हम लोग देखें उत्तराखंड में चीड़ के वन कितने % क्षेत्रफल है? कुल वन क्षेत्रफल के 16.36, कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल? 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है, और जिनसे प्रतिवर्ष कितना पिरूल मिलता है? 15 लाख मीट्रिक टन पिरूल मिल जाता है। अब देखो, पिरूल आधारित विद्युत संयंत्र से 2030 तक 100 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इंपोर्टेंट अंडरलाइन करना, पिरूल या चीड़ से 2030 तक कितनी विद्युत प्राप्त करने का लक्ष्य है? 100 मेगावाट। इस तरह कुल 6 विद्युत संयंत्रों की स्थापना राज्य में की जा चुकी है। इससे उत्पादित बिजली की खरीद उत्तराखंड विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है। तो हम लोग देखेंगे उत्तराखंड विद्युत विभाग यहाँ पर बिजली बनाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे 6 विद्युत संयंत्र राज्य में हम लोग देखेंगे काम कर रहे हैं यहाँ पर पिरूल पर जी। तो पिरूल आधारित विद्युत नीति कब की है? 3 अगस्त 2018 की। कुल वन क्षेत्रफल पर कितने हैं यहाँ पर जी? 16.36, 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर चीड़ के वृक्ष मिले हैं, और 2030 तक 100 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। आगे एक और नीति देखो, सौर ऊर्जा नीति 2023 करंट का क्वेश्चन ध्यान रखना। सौर ऊर्जा नीति 2023, मार्च 2023 में उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा नीति की घोषणा की। 2023 मार्च 2023 में उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति आई है। सौर ऊर्जा अंडरलाइन करेंगे 2023 की। इस नीति के अंतर्गत 2027 के अंत तक अंडरलाइन करेंगे। लक्ष्य क्या है जी इसका? अंडरलाइन करें 2027 के अंत तक। पेपर में प्रश्न आ जाता है कि कौन सा लक्ष्य सौर ऊर्जा नीति का नहीं है, तो आप लोग अंडरलाइन करके चलेंगे। जो मेन लक्ष्य है उस पर बात करेंगे। 2027 के अंत तक सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अंडरलाइन करेंगे, सोलर पावर प्लांट के माध्यम से 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2023 की नीति में। सौर ऊर्जा में 2500 मेगावाट 2027 तक, और अगस्त 2023 तक राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी? 575.33 मेगावाट थी। अब देखो 575.33 मेगावाट है 2023 के अंत तक यहां पर। और देखो जी, अब देखो 2500 मेगावाट कब तक बनाने का लक्ष्य है? 2027 तक। 575 से 2500 बनाने का लक्ष्य है। अब देखो जरा, इस नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अब कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन को लीज या किराए पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगा सकता है। अंडरलाइन करना, इस नीति में यहां पर आया है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी जमीन को किराए पर लेकर, लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट वहां पर लगा सकता है। अंडरलाइन करना, ये भी यहां पर 2023 की सौर ऊर्जा नीति का पार्ट है, लक्ष्य रखा है। नई सौर ऊर्जा नीति जो भी आई है, इसके अनुसार सरकारी भूमि और अनुदानित सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले व्यक्ति को 70% रोजगार वहां के स्थानीय युवाओं को देना होगा। इस नीति के तहत ये भी रखा गया है। तो जो भी आपको लक्ष्य बता रहे हैं इसमें अंडरलाइन करके चलना, कभी भी प्रश्न बन जाएंगे ये लक्ष्य जी कि कौन सा लक्ष्य यहाँ पर सौर ऊर्जा नीति 2023 का है, कौन सा नहीं है, तो इसलिए अंडरलाइन करके चलना इन्हें। तो नई सौर ऊर्जा नीति में जो सरकारी भूमि है या अनुदानित जो भी सोलर प्लांट लगेगा वहां पर जी, तो व्यक्ति को 70% रोजगार वहां के स्थानीय युवाओं को देना पड़ेगा, जो वहां के स्थानीय युवा हो गए, और सरकारी जमीन को लीज पर लेकर सौर ऊर्जा प्लांट लगा सकता है कोई भी व्यक्ति। अब देखो इस नीति में उरेडा अंडरलाइन करेंगे। उरेडा का नाम पेपर में पूछा जाता है पूरा, यहां पर जी अंडरलाइन करेंगे जरा। इस नीति के तहत उरेडा अंडरलाइन करेंगे। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, उरेडा का पूरा नाम है। उरेडा का पूरा नाम है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। यहां पर अंडरलाइन करके चलना। उरेडा को एक लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है इस नीति में। इस नीति में उरेडा को एक लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी है, और ये लैंड बैंक क्या करेगा? जो सभी सरकारी जमीनों और भवनों की सूची बनाएगा जिन पर सोलर प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। तो उरेडा को यहाँ पर लैंड बैंक बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, सरकारी जमीनों पर जो भवन की सूची तैयार करेगा यहाँ पर जी। अब देखो जरा, और देखो निवेशकों का जोखिम कम करने के लिए एक और योजना दे दी कि जो भी यहाँ पर प्लांट लगाएगा जो भी व्यक्ति, उसे देखो जरा
सोलर प्रोजेक्ट लगाने वाले से यूपीपीसीएल अंडरलाइन करेंगे, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। यूपीपीसीएल का पूरा नाम है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो देखो जरा यहां पर जी हम लोग देखें जी, सीधे तौर पर अनिवार्य रूप से बिजली की खरीदारी करेगी। मतलब आप लोग प्लांट लगाओ, आपसे बिजली को खरीदने के लिए यूपीपीसीएल काम करेगा, आपसे बिल्कुल आपसे बिजली को खरीदेगी भी, और आपको प्लांट लगाने के लिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे सरकारी जमीन भी देगी। यहाँ पर सौर ऊर्जा नीति के तहत यहाँ पर देखो कितनी सुविधा यहाँ पर सरकार देकर चल रही है आपको। तो देखिए जरा, यूपीपीसीएल के माध्यम से, ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पर जी उत्तर प्रदेश से पावर, हाँ जी उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। देखो जरा, यूपीपीसीएल के माध्यम से सोलर प्रोजेक्ट को राज्य से बाहर भी लगाया जा सकता है। आप लोग कोई भी सोलर प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड में लगाओगे, राज्य से बाहर भी लगा सकते हैं सोलर प्रोजेक्ट को। नए राज्य के गठन के उपरांत 1 अप्रैल 2001 अंडरलाइन करेंगे, 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया, यूपीसीएल अंडरलाइन करेंगे, यूपीसीएल। उत्तराखंड विद्युत निगम कब का है, प्रश्न यह है 1 अप्रैल 2001 अंडरलाइन करके चलेंगे। अब देखो जरा, इसी में ध्यान देकर चलना, एक बॉक्स बना रखा है किताब में, उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा अगले 2 वर्षों 2023 से 2025 तक के लिए अपनी जरूरतों के आकलन हेतु अमेरिकी प्रबंधन परामर्शदाता कंपनी मैकेंजी से फरवरी 2023 में अनुबंध किया गया है। तो अमेरिका की एक कंपनी है मैकेंजी, अमेरिकी कंपनी है मैकेंजी। हम लोग देखेंगे उत्तराखंड सरकार ने अमेरिका की कंपनी मैकेंजी से 2 वर्षों के लिए 2023 से 2025 के लिए परामर्श लेने के लिए वहां पर समझौता किया है। देखो लिखा भी है, अमेरिकी संस्था मैकेंजी राज्य में सभी पहलुओं और विभागवार बिजली आवश्यकताओं पर रिपोर्ट तैयार करके ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति हेतु राज्य सरकार को सुझाव और विकल्प उपलब्ध कराएगी। तो राज्य सरकार को सुझाव और विकल्प देने के लिए अमेरिका की कंपनी मैकेंजी से समझौता किया है 2025 तक के लिए। अंडरलाइन करके चलना इस पॉइंट को भी। अब आइए जरा आगे देखिए, जरा आगे लिखा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, या आता है यूजेवीएनएल, यूजेवीएनएल, एल से लिमिटेड और यू से उत्तराखंड, जे से जल विद्युत निगम, जल विद्युत निगम, एन से निगम है, हम लोग देखकर चले एल से लिमिटेड, जे से जल विद्युत और वी से हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर निगम, एन से निगम। उत्तराखंड जल विद्युत, जेवी से जल विद्युत, एन से निगम और एल से लिमिटेड। मतलब कहने का अर्थ है कि कभी कभी पूरा यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म से ही संबंधित कि यूजेवीएनएल का नाम क्या है, तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। यूजेवीएनएल कब का है, 12 फरवरी 2001 को राज्य में गठित किया गया। क्या हम लोग देखकर चले यूजेवीएनएल के लिए, तो देखो जरा यहाँ पर उत्तराखंड जल विद्युत निगम है, इसका पूरा नाम 12 फरवरी 2001 का है। आगे प्रश्न देखो जो इससे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा, राज्य के चीनी मिलों में खोई आधारित बिजली, खोई जो गन्ने से निकलती है, गन्ने से जो खोई निकलती है उससे क्या कर सकते हैं, विद्युत तैयार कर सकते हैं चीनी मिलों में। तो देखो जरा, राज्य के चीनी मिलों में खोई आधारित बिजली की बिजली उत्पादन हेतु राज्य के उधम सिंह नगर में 2 विद्युत संयंत्र, एक तो नादेही में और एक बाजपुर में। नादेही में 16 मेगावाट का, बाजपुर में 22 मेगावाट का। तो खोई आधारित विद्युत संयंत्र कहां लग रहा है, उधम सिंह नगर जिले में नादेही और बाजपुर में स्थापना की जा रही है। 16 मेगावाट का नादेही में और 22 मेगावाट का कहां, बाजपुर उधम सिंह नगर में चीनी मिलों की खोई पर आधारित बिजली संयंत्र लग रहा है। आगे देखो जरा, एक प्रश्न बनता है टीएचडीसी, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। टीएचडीसी का पूरा नाम टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना कब की है, 12 जुलाई 1988 की अंडरलाइन करना। 12 जुलाई 1988 को हम लोग देखकर चलेंगे टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। केंद्र
सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। ये केंद्र सरकार और यूपी सरकार दोनों ने मिलकर बनाया है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 12 जुलाई 1988 को, जिसका उद्देश्य क्या अंडरलाइन करना, उद्देश्य इंपोर्टेंट, 2400 मेगावाट के टिहरी जल विद्युत परियोजना को बनाना। तो टिहरी में 2400 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करना इसका लक्ष्य रखा गया है। 12 जुलाई 1988 का है यहाँ पर THDC। और देखो 2400 मेगावाट विद्युत बनाना, अंडरलाइन करके चलना, इंपोर्टेंट है ये। टिहरी में 2400 मेगावाट टिहरी में जल विद्युत उत्पादन करना। टिहरी के प्रथम चरण में 1000 मेगावाट, टिहरी के द्वितीय चरण में भी 1000 मेगावाट, बाकी कोटेश्वर बांध है टिहरी में, वहां से 400 मेगावाट के अंतर्गत बिजली का उत्पादन में हेल्प करना इसका लक्ष्य रखा गया THDC का। तो प्रथम चरण में 1000 मेगावाट, द्वितीय में 1000 मेगावाट और कोटेश्वर से 400 मेगावाट। तो इस प्रकार कुल 2400 मेगावाट टिहरी में हम लोग देखकर चलेंगे जल विद्युत का लक्ष्य रखा गया है THDC के द्वारा। अब एक पॉइंट और अंडरलाइन करेंगे। फरवरी 1989 में 1989 में टिहरी जल विद्युत परियोजना को का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से लेकर इस कॉरपोरेशन को सौंप दिया गया। तो हमने कहा कि टिहरी में जो जल विद्युत प्लांट लग रहा है, टिहरी में जल विद्युत प्लांट का जो निर्माण कर रहा था पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कर रहा था, लेकिन टिहरी में जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से ले लिया, कब ले लिया ये THDC ने 1989 में। 1989 में टिहरी में जल विद्युत प्लांट लगाने के लिए जल विद्युत प्लांट का कार्य किसने ले लिया, THDC ने ले लिया 1989 में। पहले कौन कर रहा था जल विद्युत प्लांट लगाने का कार्य, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग कर रहा था टिहरी में पहले। अब कौन कर रहा था फिर 1989 से, टिहरी में THDC कंपनी कर रही थी फिर 1989 से, पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग लगा रहा था। अब आइए जरा अक्टूबर 2009 में, अंडरलाइन करना इंपोर्टेंट लाइन, अक्टूबर 2009 में THDC कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा मिल गया, अंडरलाइन करेंगे। THDC कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा कब मिला है, तो अक्टूबर 2009 में मिला है। ध्यान देकर चलेंगे हम लोग यहाँ पर, जरा मिनी रत्न कंपनी का दर्जा इसे अक्टूबर 2009 में दिया गया। आगे चलिए, एक नाम लिखा है जी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये भी कभी कभी पूरा नाम पूछ लिया जाता है पेपर में जी, ध्यान रखकर चलेंगे हम लोग इस पर भी कि यहाँ पर लिखा जी पिटकुल, नाम लिखा जी पिटकुल, PTCUL पिटकुल। पिटकुल का नाम दे देते हैं पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। ये पिटकुल का पूरा नाम है। और पिटकुल कब का है तो हम लोग देखकर चलेंगे पिटकुल को 1 जून 2004, 1 जून 2004 में पिटकुल का गठन किया गया, अंडरलाइन करके चलेंगे हम लोग जरा। 1 जून 2004 का पिटकुल है। इसी के साथ में इसका देखो जरा, इस निगम का मुख्य कार्य अंडरलाइन करेंगे 132 kV मतलब 132 किलोवाट और उससे ज्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना इंपोर्टेंट लाइन है, और सुचारू रूप से बिजली सप्लाई को कायम रखना। मतलब पिटकुल का काम क्या, ये पिटकुल बना है, इसका गठन हुआ 1 जून 2004 को, और इसका मुख्य काम है, यहाँ पर मुख्य कार्य है 132 किलोवाट और उससे ज्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई के लिए नेटवर्क तैयार करना और सुचारू रूप से बिजली सप्लाई करना। तो मतलब कहने का अर्थ यह है 132 किलोवाट और उससे ज्यादा की क्षमता पर जो बिजली है उस पर किसका नियंत्रण है, पिटकुल का नियंत्रण, इसके अधीन वो चलती है। 1 जून 2004 को इसका गठन किया गया। आइए नेक्स्ट आगे, UPCL। UPCL का पूरा नाम देखो, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, UPCL का पूरा नाम। UPCL का गठन कब हुआ इस कंपनी का, 2001 में, 2001 में गठन UPCL का, UPCL उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गठन 2001 में। और देखो UJVNL यह है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, और पिटकुल से पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड। UJVNL एक कंपनी है, पिटकुल एक कंपनी है और UPCL एक अलग कंपनी है। UPCL कब बनी है, हमने कहा 2001 में। और UJVNL और पिटकुल से बिजली लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण किया जाता है, किसके माध्यम से, UPCL। इन दोनों से विद्युत लेती है, पिटकुल से भी और UJVNL से भी UPCL, और उपभोक्ताओं तक बिजली को पहुंचाती है। 132 kV से नीचे के, देखो 132 kV से ऊपर नियंत्रण किसका चल रहा था, हमने ऊपर पढ़ा है पिटकुल का, और 132 kV से नीचे के सब स्टेशनों पर नियंत्रण किसका है, इस निगम के हाथ में, मतलब UPCL।
यूपीसीएल 132 केवी से नीचे और यहाँ पर पिटकुल 132 केवी से ऊपर और 132 केवी पर विद्युत में नियंत्रण बनाए रखती है। आगे चलिए जरा, आगे है उरेडा। इसका पूरा नाम अंडरलाइन करना, कभी भी पूछ लेते हैं पेपर में जी। पूरा नाम उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उरेडा का पूरा नाम अंडरलाइन करके चलेंगे आप लोग। उरेडा का नाम उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। कब इसका गठन हुआ तो देखेंगे जुलाई 2001। इस एजेंसी की स्थापना जुलाई 2001 में की गई। अंडरलाइन करेंगे, यह एजेंसी कब की है? जुलाई 2001 की है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय देहरादून में। अंडरलाइन करेंगे। और बाकी क्षेत्रीय कार्यालय सभी जिलों में बने हैं, इसके अंडरलाइन करेंगे। उरेडा उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जुलाई 2001 की है और मुख्यालय देहरादून और क्षेत्रीय कार्यालय सभी जिलों में है। यह एजेंसी सौर तथा पवन ऊर्जा के साथ साथ लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा वाटर मिल्स या घराट को भी अपग्रेड करने में का कार्य करती है। अंडरलाइन करके चलना इसके कार्य। पेपर में कभी कभी उरेडा के मुख्य काम उठा देगा कि कौन सा काम यहाँ पर उरेडा के नहीं है, तो ये एजेंसी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और लघु जल विद्युत परियोजनाओं तथा वाटर मिल्स या घराट को अपग्रेड करने का कार्य करती है। उरेडा द्वारा 1 या 2 मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का भी निर्माण किया जाता है। अंडरलाइन करके चलेंगे, 1 या 2 मेगावाट की जल विद्युत बनाने का काम कौन करती है? उरेडा। तो हम लोग देखकर चलेंगे, उरेडा द्वारा 1 या 2 मेगावाट तक की जल विद्युत का निर्माण भी होता है उरेडा के द्वारा। अर्थात नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उरेडा एक नोडल एजेंसी का काम करती है राज्य में। तो उरेडा 1 या 2 मेगावाट तक की जल विद्युत का उत्पादन भी करती है। साथ में हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि ये मुख्यालय देहरादून में है और क्षेत्रीय कार्यालय सभी जिलों में है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा के साथ साथ लघु जल विद्युत परियोजनाओं और वाटर मिल्स या घराट को भी अपग्रेड करने का कार्य उरेडा करती है। और 1-2 मेगावाट के जल विद्युत प्लांट भी ये बनाती है उरेडा। और नवीकरण ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों के लिए उरेडा एक नोडल एजेंसी है। सारे काम अंडरलाइन करके चलना, 2-4 बार पढ़ोगे सारी बातें अपने आप याद होनी स्टार्ट हो जाएगी। अन्यथा एक भी काम पर्सन बना दिया, क्योंकि योजनाओं से जो पर्सन बनता है वो बहुत अलग तरीके से पर्सन बनाकर चल देता है योजनाओं से। तो इसलिए ध्यान रखकर चलना, उनके योजनाओं के कार्य और उद्देश्य का भी पर्सन बनता है। केवल ये नहीं कि वो योजना कब चली, केवल इतना ही पर्सन नहीं बनता, तो उद्देश्य भी बनता है उसका वहां पर जी। आइए जरा आगे। उरेडा द्वारा होम सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट गलियों में तथा सोलर लालटेन आदि की मदद से दुर्गम गांव में रोशनी पहुंचा जा रही है। दुर्गम गांव में रोशनी पहुंचा जा रही है उरेडा द्वारा। होम सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट, सोलर लालटेन की मदद से दुर्गम गांव में रोशनी पहुंचाई जा रही है। हम लोग पढ़ेंगे उरेडा द्वारा। आइए जरा। राज्य में निजी क्षेत्र के सहयोग से 2022 तक 595 मेगावाट सौर विद्युत का उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया है। सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया गया है। हम लोगों को देखकर चलना है यहां पर जी। राज्य में अनाजों को पीसने के लिए चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिलों में वाटर मिल्स या पवन चक्की ओनर एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो देखो जरा, उत्तराखंड में अनाज पीसने के लिए चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिलों में क्या लगाया गया है? वाटर मिल्स या पवन चक्की। वाटर मिल्स या पंचक्की लगाई गई है। वाटर मिल्स या पंचक्की लगाई गई है चमोली, उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी जिलों में अनाज पीसने के लिए। और उत्तराखंड सरकार ने अप्रैल 2001 में, देखो केंद्र सरकार ने पंचक्की को क्या बता दिया यहां पर जी? लघु उद्योग। तो पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा मिला, पहला प्रश्न तो ये। और पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब मिला है? 2001 में केंद्र सरकार ने दे दिया है। अंडरलाइन करके चलना जो पॉइंट है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो बता रहे जी आपको जी। छोड़ोगे तो दिक्कत में आ जाओगे कभी ना कभी आप लोग जी, इसलिए देखकर चलना चीजों। आगे लिखा जी UERC, यह है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। UERC को अंडरलाइन करेंगे, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग। कब इसकी स्थापना की गई है? 2007 में। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 2007 अंडरलाइन करके चलेंगे। उत्पादनरत जल विद्युत परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है जी है। प्रमुख जल विद्युत परियोजना जो उत्पादन कर रही है यहाँ पर जी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर कुछ जल विद्युत परियोजनाओं के हम नाम जानेंगे। आइए जरा।
इस राज्य में 1906-07 से ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होने लगी थी। उत्तराखंड में लघु जल विद्युत परियोजना 1906-07 से ही स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर जी, जल विद्युत की अपार संभावनाओं को देखते हुए। देखो जैसे लिखा है गलोगी जल विद्युत परियोजना। गलोगी जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो पहला प्रश्न यह है, गलोगी जल विद्युत परियोजना है जी मंसूरी। मंसूरी में है। कितने मेगावाट की है? 3.5 मेगावाट की है। गलोगी जल विद्युत परियोजना कहां पर है? मंसूरी में है जी। गलोगी जल विद्युत परियोजना मंसूरी में। और कितने मेगावाट की? 3.5 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस लघु जल विद्युत परियोजना की स्थापना क्यारकुली व भट्टा गांव के मध्य की गई। अंडरलाइन करेंगे, मंसूरी में क्यारकुली गांव व भट्टा गांव के मध्य हुई है इस परियोजना की स्थापना। इस परियोजना से विद्युत उत्पादन मई 1909 से शुरू हुआ। स्थापना 1906-07 से है। स्थापना 1906-07 से इसकी स्थापना होनी शुरू हुई है। और उत्पादन कब से शुरू हुआ? 1909 से। और मैसूर पड़ता है कर्नाटक में, लिख लेना कहीं पर। मैसूर कहाँ है जी? कर्नाटक राज्य में पड़ता है जी मैसूर। मैसूर के बाद देश का दूसरा अंडरलाइन करेंगे और उत्तर भारत का प्रथम अंडरलाइन करेंगे विद्युत संयंत्र है। कहने का मतलब क्या है कि देश का दूसरा विद्युत संयंत्र कहां लगा है? गलोगी जल विद्युत परियोजना मंसूरी में, देश का दूसरा। और देखो पूरे उत्तर भारत में पहला है। उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र कौन सा है? गलोगी जल विद्युत संयंत्र मंसूरी का। देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र है गलोगी। क्योंकि मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में, और कर्नाटक दक्षिण भारत में है। तो दक्षिण भारत में मैसूर कर्नाटक में पहला लगा है जी देश का विद्युत संयंत्र। और उत्तर भारत का, या हम लोग देखेंगे देश का दूसरा कौन सा है? गलोगी। कब का है? 1906-07 में बना और 1909 से उत्पादन शुरू। और देखो ये 3.5 मेगावाट की परियोजना है जो हम लोग पढ़कर चलेंगे इसे जी। वर्तमान में देखो लिखा, वर्तमान में इस विद्युत संयंत्र के संचालन और उसके रखरखाव का कार्य किसके पास है? उत्तराखंड जल विद्युत निगम UJVNL के पास है। अंडरलाइन करेंगे। इसका रखरखाव कौन कर रहा है वर्तमान में? उत्तराखंड जल विद्युत निगम कर रहा है। यहाँ पर इसके रखरखाव का कार्य जो गलोगी जल विद्युत परियोजना में हम लोग पढ़कर चल रहे जी। यहाँ पर अंडरलाइन करके चलेंगे इस पॉइंट को जी। अब देखो जरा एक बॉक्स बना है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं पेपर के लिए। पेपर में प्रश्न आ रखे हैं यहाँ से जी, इसलिए इस बॉक्स में अंडरलाइन करेंगे। जो बात बताएंगे केवल वो बात अंडरलाइन करोगे। देखो लिखा है यहाँ पर जी, उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना एक दृष्टि में उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजना पर क्या करेंगे हम? पथरी परियोजना और मोहम्मदपुर परियोजना दोनों कहां पर है? दोनों हरिद्वार में। अंडरलाइन करेंगे। जिले में देखेंगे हरिद्वार में। जो बातें छोड़ रहे हैं उसे छोड़कर चलना आप भी। पथरी और मोहम्मदपुर दोनों हरिद्वार में। किस नदी पर है? गंग नहर पर है। दोनों गंग नहर पर और हरिद्वार में। इनकी नदी का नाम भी पेपर में आ जाता है और जिले का नाम भी, तो इसलिए दोनों को अंडरलाइन करेंगे। पथरी और मोहम्मदपुर परियोजना। देखो खटीमा लोहिया हेड कहां पर है? दोनों खटीमा और लोहिया हेड दोनों देखो जरा, उधम सिंह नगर में है दोनों। और दोनों किस नदी पर है? शारदा नदी पर है दोनों। उधम सिंह नगर में शारदा नदी पर खटीमा और लोहिया हेड परियोजना अंडरलाइन करेंगे। आगे देखो जरा, कुल्हाल परियोजना, ढकरानी परियोजना, ढालीपुर परियोजना और छिबरो, ये सारी जो हमने पढ़ी है, कुल्हाल, ढकरानी, ढालीपुर और छिबरो, कौन से जिलों में? चारों कहाँ है? देहरादून में। अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन करके चलेंगे, पेपर के लिए प्रश्न है इंपोर्टेंट। पहले तो जिला देखे कौन सा है इनका? ढालीपुर, ढकरानी और देखो कौन सा है? कुल्हाल। जिला कौन सा है? देहरादून। अब देखो ये कुल्हाल किस नदी पर है? हम लोग कहेंगे आसन पर, नदी का नाम। ढकरानी किस पर है? ढकरानी देखेंगे टोंस पर, तो ढकरानी टोंस पर। ढालीपुर किस पर? ढालीपुर यमुना नदी पर। और छिबरो किस पर है? छिबरो टोंस नदी पर। हमें केवल नदियों के नाम देखने और जिले का नाम देखना जी। कौन सी कब स्थापित हो रही इसे छोड़कर चले, किसकी कितनी क्षमता इसे भी अभी छोड़कर चले, जिसकी इंपोर्टेंट होगी बता देंगे जी आपको। क्योंकि माइंड में ज्यादा भीड़ करोगे तो ये जिले भी भूल जाओगे आप लोग, नदियां भी। इसलिए जो मेन पॉइंट है उसे याद करो पहले, बाद में देखना जी और चीजें। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पर पौड़ी गढ़वाल में। चीला परियोजना पौड़ी में है, गंगा नदी पर। अंडरलाइन करेंगे। पौड़ी में रामगंगा पर है, और गंगा पर कौन सी है? चीला परियोजना। अंडरलाइन करेंगे, दोनों पौड़ी में है। खोदरी भी कहाँ है? देहरादून में।
एक यमुना नदी पर देहरादून में खोदरी, 4 ऊपर पड़ी थी और एक 5वीं हो गई जी खोदरी देहरादून में यमुना नदी पर। आप लोग इन्हें बार बार पढ़ोगे तो अपने आप याद हो जाएंगी है आपकी परियोजना। अगर ज्यादा ही कुछ करना है इनमें तो एक मैप लेना उत्तराखंड का, और उस मैप में आप लोग प्रत्येक जिले में योजना का नाम लिख देना और नदी का नाम लिख देना। प्रत्येक जिले में जोन सी योजना जिस जिले में है योजना का नाम लिखना वहीं पर। और आप लोग जैसे हमने कहा कि ये देहरादून है, हमने माना देहरादून है तो देहरादून में यहाँ पर हमने तीर खींचा, यहाँ पर तीर खींचा, यहाँ पर तीर खींचा। जितनी भी परियोजना है इन तीरों पर यहाँ पर लिखते चले जाए और इनके नीचे ही नदी का नाम लिख दे, तो आपकी ये परियोजना तैयार हो जाएगी आपकी। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग कि डिस्ट्रिक्ट में इन परियोजनाओं को भर के आप लोग यहीं पर किताब में लगा सकते हैं जी, इसी पेज पर चिपका सकते हैं किताब में जी। तो देखो जरा आगे जी, टनकपुर परियोजना चंपावत में है, टनकपुर चंपावत में शारदा नदी पर। और उर्गम परियोजना चमोली में है, कल्प गंगा नदी पर, इंपोर्टेंट है। और पिलंगाड़ परियोजना उत्तरकाशी में है, भागीरथी नदी पर। कालीगंगा प्रथम कालीगंगा द्वितीय परियोजना रुद्रप्रयाग जिले में है और कालीगंगा नदी पर है। और देखो मनेरी भाली प्रथम, मनेरी भाली द्वितीय परियोजना दोनों उत्तरकाशी जिले में है और भागीरथी नदी पर है। ऐसा ही करना आप लोग, एक फोटोकॉपी लेना जी मैप की। आप लोग कंप्यूटर कैफे पर जाना, वहां से बोलना कि हमें एक उत्तराखंड के मैप की फोटोकॉपी निकाल कर दे दो जिसमें उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट बने हुए और उन पर उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए। तो आप लोग उन डिस्ट्रिक्टों में, आप लोग उन जिलों में परियोजना का नाम लिखना, ऐसे तीर खींचकर बाहर, और परियोजना पर नदी का नाम लिख देना, आपकी याद हो जाएंगी जी सारी जी। आगे देखो जरा, व्यासी परियोजना, व्यासी देहरादून में। देखो देहरादून की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाएगी फिर आपकी। यमुना नदी पर है देहरादून में, व्यासी भी यमुना पर है। अब देखो खोदरी परियोजना देहरादून में, ये भी यमुना पर है। तो सारी बातें एक साथ में चलेंगी जिले में, जब भर दोगे आप लोग तो आराम से काम हो जाएगा। हम लोग आपको रास्ता बता रहे हैं, उस रास्ते को पकड़ कर चले आप लोग जरा। सोनप्रयाग परियोजना, ये रुद्रप्रयाग जिले में वासुकी मंदाकिनी नदी पर है, वासुकी और मंदाकिनी नदी पर सोनप्रयाग परियोजना। एक है सुरिनगाड़ परियोजना, ये पिथौरागढ़ जिले में सुरिनगाड़ नाला पर है। हम लोग देखकर चलेंगे, सुरिनगाड़ नाला पर बनी है पिथौरागढ़ में सुरिनगाड़ परियोजना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अध्याय नंबर 14 पर काम किया है। 1-2 क्लास में इस अध्याय का हम लोग एंड कर देंगे लगभग। हो सकता है एक क्लास में कर दे, एक में नहीं होगा तो दूसरी क्लास में बिल्कुल ये चैप्टर एंड कर देंगे आपका जी। और ध्यान रखना, हम लोग जो उत्तराखंड की करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे उन्हें बहुत ध्यान से पढ़कर चलना। आगे आने वाले 2024 के किसी न किसी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी जी ये योजनाएं जी आपकी जी, जो भी हम लोग करंट में लेकर चलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर इस अध्याय को अंडरलाइन करके याद करिए, और जो आबकारी का पेपर है उसके लिए अथक प्रयास करिए। आपके पास 2 सप्ताह बड़े हैं जी अभी जी। 2 सप्ताह में आप लोग कुछ भी वहां पर कर सकते हैं पेपर के लिए जी। आप लोग अपने पीछे से जो भी सब्जेक्ट पढ़ रखे बस रिवाइज करना, नया मत करना जी वहां से जी। बस उत्तराखंड जो रह गया उसे देख लेना आप लोग जरा। ध्यान रखिए, आप लोग करिए अच्छे से तैयारी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।